प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको इस बार विज्ञान विषय में 100 में से 100 नंबर आपको दिलवाने वाले हैं, यानी कि जो आपकी अपेक्षा है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके लिए आज आप सबके सामने मैं लेकर के आया हूं साइंस के पहले चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो। सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और किस तरीके से पढ़ना है ये जान पाएंगे। बेहद खूबसूरत नोट्स आपके तैयार होंगे और यकीन मानिए एक भी सवाल, मैंने कहा है एक भी सवाल इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ। मात्र 90 मिनट कापी और पेन लेकर के इस वीडियो को देखना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। और उससे पहले मुझको आप सब लोग ये कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि इस बार आपका बोर्ड परीक्षा में कितने % लाने का टारगेट है। ये पहली बात आप सब लोग कमेंट जरूर करेंगे कि 2026-27 के एग्ज़ाम में मैं 99%, 98%, 96%, 95% लेकर के आना चाहता हूं। ये कमेंट आपके जरूर होने चाहिए। और उसके बाद दूसरा कमेंट आपका ये होना चाहिए कि साइंस विषय में आप कितने नंबर लेके आएंगे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया है कि 99 या 100 मार्क्स ऐसे लाए जा सकते हैं, प्रूफ भी दिखाया है। तो आप कितने नंबर लेकर के आना चाहते हैं ये जरूर बताएं। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने आपको स्ट्रेटजी बताई है तो उसको भी जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और आप सभी बच्चों का मैं कौटिल्य पाठशाला के 9th और 10th यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए धमाकेदार दमदार शुरुआत करेंगे विज्ञान विषय से। अच्छा, कोई सा भी विषय हो नहीं सकता, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखना, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि विज्ञान में ऐसा कुछ होता नहीं है जो कि समझ में ना आए। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में लगातार निरंतर घट रही होती हैं। और बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, आप इसके एग्जाम्पल्स डेली देख ही रहे होते हैं, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब सब कुछ पता आपको है, सिर्फ उसको एक किताब वाली लैंग्वेज देखनी। जैसे आपने अक्सर देखा है कि दूध ज़्यादा देर तक रखा रह जाए तो वो दही जैसा बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली। भोजन आप करते हैं, खाते हैं, पच जाता है अपने आप। जब भी आप सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो ऊष्मा निकलती है, यानी कि डेली लाइफ वाली चीज़ें ही इस चैप्टर में होने वाली हैं। इसलिए इसको पढ़ना बेहद आसान काम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात है। कई बार इस चैप्टर से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। और यकीन मानो कि 2026 और 27 के लिए भी लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। समीकरण का मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ उपयोग फार्मूलों का भी होगा जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखने चाहिए। जैसे आपने ये देखा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। जब इन दोनों को हम देखते हैं तो अपने पास ये दोनों संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए क्या बन जाएगा? ये HCl बन जाएगा। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसके साथ आप Cl को जोड़ेंगे, -1 होगा। तो देखिए Ca तो एक ही है तो Ca लिख दिया, और Cl के साथ कौन आएगा? 2 आएगा तो CaCl2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत फार्मूलों की जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो अगला वीडियो बहुत ही छोटा सा मैं बनाऊंगा जिसमें कई सारे फार्मूले आपको बना करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले का मामला है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है अगर आप ये देखें तो इससे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है परिवर्तन की। परिवर्तन क्या होता है अपने को ये देखना है। अब परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ की प्रारंभिक अवस्था क्या होनी चाहिए? प्रारंभिक अवस्था, यानी जैसे जब तुम पैदा हुए थे तो कितने छोटे से थे, है ना, वो आपकी क्या हो गई? प्रारंभिक अवस्था। व आज तुम कैसे हो, यानी कि वर्तमान अवस्था। प्रारंभिक अवस्था व वर्तमान अवस्था में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जो भी बदलाव आया उसको हमने क्या बोल दिया?
परिवर्तन बोल दिया। एकदम सिंपल सी बात। सोचो जब तुम छोटे थे, चल फिर भी नहीं पा रहे थे, बहुत छोटे थे, आज अपने आप को देखोगे तो बहुत तेज भाग सकते हैं, गाड़ी भी दौड़ा सकते हैं, साइकिल भी दौड़ा सकते हैं, यानी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आपकी जो प्रारंभिक अवस्था थी और वर्तमान अवस्था है उसमें कितना बदलाव की प्रक्रिया हुई, इसको क्या बोला जाएगा? परिवर्तन बोला जाएगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन आपको दो प्रकार का देखने के लिए मिलता है। पहला नंबर आपके पास क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा आपके पास होगा रासायनिक परिवर्तन। इन्हीं दो परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। वैसे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो यानी अपने को यहाँ पर विशेष रूप से फोकस्ड किस में होना है? तो रासायनिक परिवर्तन में हम लोग विशेष तरीके से ध्यान देंगे, यानी कि इस वाले का विशेष ध्यान देंगे। बाकी थोड़ी सी बात हम इसके बारे में भी करने वाले हैं। तो भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब है? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसको क्या बोला जाएगा? भौतिक परिवर्तन। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास बर्फ का गोला था, आपने उसको रख दिया, पानी बन गया। पानी ही बर्फ है, बर्फ ही पानी है, यानी कि कोई अंतर नहीं हुआ, नया पदार्थ नहीं बना, उसको क्या बोला जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद रासायनिक परिवर्तन में क्या देखेंगे? इसमें क्या होगा कि नए पदार्थ का निर्माण होगा, यानी कि इस वाले में क्या होता है? नया पदार्थ बनेगा ही बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पेपर था और उसको आपने क्या किया? एक पेपर है आपके पास, उसको आपने क्या किया? जला दिया। जैसे ही आप जलाएंगे एक नया पदार्थ बना जिसको आप राख बोल सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये सामान्यतः क्या होंगे? उत्क्रमणीय होंगे। सारे के सारे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको आप उलट सकते हैं। तो ये होते हैं सामान्यतः उत्क्रमणीय, यानी कि जैसे आपके पास कोई पेपर था, उसको आपने ऐसे ऐसे करके मोड़ दिया, अब उसको आप सीधा कर सकते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय, फिर से जैसा था वैसा ही हो गया। ये वाले सामान्यता क्या होंगे? अनुत्क्रमणीय होंगे। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या? कि दोबारा वैसे नहीं बन पाएंगे। सब नहीं होते, फिर से ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं कि सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि कई बार ऐसा हो भी सकता है कि उत्क्रमणीय हो। जैसे अमोनिया बनाते हैं जब हाइपर विधि में, तो वो उत्क्रमणीय होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये वाला सामान्यतः अनुत्क्रमणीय, ये वाला सामान्यतः उत्क्रमणीय। एक एक उदाहरण भी दोनों का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा कि बर्फ का पानी बनना क्या हो गया? बर्फ का पानी बनना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बना। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पेपर का जलना, ये क्या हो जाएगा? पेपर का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पेपर का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, नया पदार्थ बनेगा। अब मुझे बताओ, क्या इतने में कोई भी तकलीफ हुई? इस एक स्लाइड में कोई अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ इतनी बात याद रखी हमने, क्या परिवर्तन का मतलब क्या? प्रारंभिक अवस्था और आज की अवस्था में जितना भी बदलाव हुआ उसको क्या कहा जाएगा? परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, यानी जो पदार्थ था वही रहेगा। पेपर को आपने मोड़ा, पेपर ही रहा। बर्फ को आपने घोल दिया, टेम्परेचर देके पानी ही रहा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा, और ये सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होगा। जैसे पेपर को आपने जला दिया, नया पदार्थ बन गया राख। दूध को आपने कुछ देर के लिए रख दिया, नया पदार्थ बन गया क्या? दही। इसमें एक सवाल भी कई बार आता है, तो उसको भी हम लोग यहीं पे निपटाने का प्रयास करते हैं। देख ही लेते हैं, मैं आपके लिए सवाल भी लेकर के आया हूँ। देखिए, सब कुछ एकदम करेक्ट मामला चलेगा, साथ ही साथ सब कुछ चलता जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अभिक्रिया लिखा है, हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो देखिए, बर्फ का पिघलना, जस्ट अभी बोला, ये क्या है? भौतिक, है ना। दूध का फटना, अभी तो बात हो रही थी। पानी का उबलना, पानी उबलेगा, पानी ही रहेगा, तो वो भी क्या होगा? भौतिक। कांच का टूटना, कांच टूट के कांच ही रहेगा कि कुछ नया बना? मतलब ये तीनों नहीं हुए, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूध का फटना। दूध फटेगा तो दही के जैसा बन करके तैयार हो जाएगा मामला, है ना। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, दूध का फटना। इधर वाले में देखिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उसमें था रासायनिक परिवर्तन है, इसमें क्या पूछा? नहीं है। कई बार पेपर में आपसे गलती भी होती है,
इसलिए मैंने क्या किया, दोनों लिया। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात, भोजन का पाचन, भोजन जब पचता है तो नया पदार्थ बनता है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अंगूर का किण्वन, जब अंगूर का किण्वन होता है तो उससे क्या बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, इसमें भी नया पदार्थ बनता है। दूध से दही का बनना, अभी जस्ट बात हुई, दूध से दही बन रहा नया पदार्थ, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बर्फ का जल में परिवर्तन। ये क्या है, भौतिक ना कि रासायनिक। दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से आपने एक एक नंबर के हल कर लिए हैं। तो इतनी बात मुझे लगता है पहली स्लाइड के 2 सवाल के साथ हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, आगे नंबर की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट करना, जोश बहुत ही हाई है। फिर से ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसमें देखिए जो बात है हम क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया। भाई हमने सबसे पहले ही कहा था बदलाव की प्रक्रिया, तो वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कौन से पदार्थ का, कोई सा भी नया पदार्थ, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन, हमने रासायनिक परिवर्तन को ही यहाँ पर छाप दिया है, कुछ अलग नहीं है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक प्रक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे अपने पास क्या हुआ मेरे बच्चे, तो अगर तुम देखोगे तो सिर्फ मान लेते हैं एक सिंपल छोटी सी बात कि आपके पास क्या था, हाइड्रोजन। अब इसमें हमने एक और पदार्थ मिलाया, देखो एक या एक से अधिक, तो एक दूसरा पदार्थ हमने मिला दिया जिसको क्या बोला गया मेरे बच्चे, क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो नया पदार्थ बन गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा नया पदार्थ बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिंपल सी कहानी समझ में आई होगी, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब सोचो कि एक या एक से अधिक लिखा था तो 2 पदार्थ हो गए, मतलब एक से अधिक, एक नए पदार्थ का निर्माण किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है, फिर से हाइड्रोजन ही है, क्या है, हाइड्रोजन ही है, और इसमें हमने क्या मिलाया, ऑक्सीजन। क्या मिलाया मेरे बच्चे, ऑक्सीजन मिला दिया। हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन को मिलाया, जैसे ही हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये बात कई बार आपने पढ़ी होगी। अब सोचो, हाइड्रोजन एक जलाने वाली गैस है, मतलब ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन आग को भड़काने वाली गैस है, यानी कि और बढ़ाने वाली गैस है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बना जिसका नाम क्या है, जल, जो कि आग को बुझाने का काम करता है। सोचो कितना डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई, कितना अलग गुण हो गया किसका, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए तब, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। सिर्फ इतनी सी बात को याद रखना है। अब इसके बाद हमको पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, इस बात का भी तो पता लगना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही, इसके ये 4-5 संकेत हैं जो हमने आपके लिए लिखे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो क्या है कि रासायनिक समीकरण के बारे में जान लें। चूँकि वहाँ समीकरण वाली चीज़ें लिखी हैं, तो सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, रासायनिक समीकरण। तो देखो अभी हमने क्या करा, रासायनिक अभिक्रिया लिखी है ना, तो इसमें बस उसी को चिपकाना है। क्या चिपकाना है कि रासायनिक अभिक्रिया को, किसको, रासायनिक अभिक्रिया को, फिर से रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में लिखना है, प्रतीकों के रूप में लिखना। किसके रूप में लिख देंगे, पूरा हिंदी लिखने की बजाय हम प्रतीक के रूप में या फिर सूत्र के रूप में लिख देंगे। उसको क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे जैसे ध्यान देना, मैंने क्या कहा था अभी जस्ट कि अपने पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक बात है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मेरे बच्चे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब जल बनाएंगे तो ये हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को आपने पढ़ा है कक्षा 9वीं में कि हाइड्रोजन को दिखाते हैं H से। अब H2 मतलब हाइड्रोजन अकेले नहीं होगा, हमेशा 2 कंबाइन होंगे।
और ऑक्सीजन भी O2 हो गया। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन गया, जल बन गया, यानी कि H2O बन गया। जल का प्रतीक क्या है, H2O है। तो इस रूप में जब हम लिख देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया की बजाय समीकरण बोला जाएगा। करेक्ट बात है, समझ में आ गई ना, कुछ अलग नहीं है, जो तुम पढ़े हो सब कुछ वही है, सिर्फ पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा बदलना है। अभी 90 मिनट मेरे साथ रहोगे तो पता चल जाएगा साइंस को एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं और क्या चीज़ है जो आपको बाकी के बच्चों से अलग बनाने वाली है। पूरी की पूरी वीडियो को देख करके जाना, इस चैप्टर में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि 8 के 8 नंबर आप इसमें से जरूर प्राप्त कर पाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी, बस अंत तक टिके रहना है। अब ये बात हो गई। इसमें दो चीजें, एक चीज आपको और देखने के लिए मिलेगी, कई बार आप किताब खोलते हो मेरे बच्चे तो यहाँ पे G यानी गैस लिखा मिलता है, यहाँ पे भी G लिखा मिलता है, और यहाँ पे देखोगे तो L लिखा मिलता है। गुरुजी ये कौन सी नई बला चिपका दिया आपने, तो ध्यान देना, ध्यान देना, एकदम आसान से समझ में आएगा। क्या कि अगर कहीं पर S लिखा है, क्या लिखा है S, तो S का मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस। समझ में आई ना बात, S का मतलब सॉलिड यानी कि ठोस। अगर कहीं पर L लिखा मिला, जैसे ये L मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड यानी कि द्रव। अगर कहीं पर G भी है तो G लिखा मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। चौथी भी चीज मिलेगी, क्या मिलेगा कि AQ लिखा मिलेगा। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस यानी कि क्या हो जाएगा, जली। समझ में आ रहा है ना। और लास्ट एक और मिल सकता है, कई बार क्या होगा, PPT लिखा मिल जाएगा। PPT का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है ये भी यहीं पे बता देता हूं। तो अवक्षेप वो होता है जो जल में नहीं घुलता, नीचे जाकर के बैठ जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, अवक्षेप, यानी कि जो अघुलनशील हो उसको अवक्षेप। बस 5 याद रखना। क्या, S का मतलब सॉलिड यानी ठोस, L का मतलब लिक्विड यानी द्रव, G का मतलब गैस, और AQ मतलब एक्वस यानी कि जली, और PPT मतलब प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। अवक्षेप मतलब ऐसा पदार्थ जो पानी में ना घुले, नीचे जाकर के बैठ जाए। समझ में आ गई बात। अब इसमें एक बात और ध्यान दे लो, क्या इसी स्लाइड में एक बात और ध्यान दे लेते हैं कि इस अभिक्रिया में इधर की तरफ भी कुछ बात लिखी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। मतलब जो भाग लेते हैं अभिक्रिया को कराने के लिए, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। यानी जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, ये और ये मिल करके आपस में क्या करी, क्रिया करी। जैसे तुम आपस में मिल करके क्रिया करते हो, वैसे ये भी क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। कसम है तुमको, उसकी पूरा वीडियो देखना है ना। क्या करना है, H2 और O2 जब ये दोनों मिलते हैं तो यानी कि क्रिया करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा हमने, अभिकारक, या फिर क्रियाकारक भी कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है ना, अभिक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे उसको क्या बोला जाएगा, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोला जाएगा। और जो बन करके तैयार होगा, क्रिया के बाद जो बन करके तैयार होगा तुम्हारा प्रोडक्ट, उसको क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, तो उसको बोला जाएगा उत्पाद। क्या बोला जाएगा, उत्पाद बोला जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो अभिक्रिया के बाद जो बन करके पदार्थ तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद। जैसे तुम भी किसी के प्रोडक्ट हो और तुम्हारा भी कोई प्रोडक्ट होगा, वही वाला मामला यहाँ पे। इतनी बात बताओ, मुझको समझ में आई फिर से, क्या कि रासायनिक समीकरण यानी जो अभिक्रिया हमने सीखी थी कि 2 मिलेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसको किसके रूप में लिखना है, इस हिंदी वाले की बजाय किस में लिख देना है, प्रतीक के रूप में। क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में 2 बातें होंगी, एक होगा अभिकारक, एक होगा उत्पाद। अभिकारक का मतलब जो भाग लेंगे क्रिया करने के लिए उनको बोला जाएगा अभिकारक, और जो बन करके तैयार होगा उसको बोला जाएगा उत्पाद। ये 5 चीजें, इनकी बात याद रखनी है। अब ध्यान देना, क्या एक बात और ध्यान दे लो, यहीं पे ये बात ध्यान दे लें कि इधर की तरफ अगर हम देखें, चलो ये बात हम बाद में ही करते हैं, तब तक मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो क्या क्या होगा इस बात को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ तक कर चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, और फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब अगर ये अभिक्रियाएं हो रही हैं कि नए नए उत्पाद बन रहे हैं, तो हम पहचाने कैसे कि आखिर में रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, देख करके बता पाएं। तो सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या संकेत हो सकते हैं, यानी कि जब हम
रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे तो कैसे बता पाएंगे? तो सबसे पहले किसी भी पदार्थ का क्या हो सकता है? रंग बदल सकता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या होगा? रंग बदल जाएगा, है ना। रंग बदल जाएगा तो क्या होगा? देखिए, जैसे ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। क्या है मेरे बच्चे? कॉपर सल्फेट। थोड़ा बहुत फार्मूला भी इससे याद होता चला जाएगा। CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। अब हमने CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोला है, इसका रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है। क्या होता है? नीला। अब क्या बन गया? FeSO4 बन गया, मतलब क्या बन गया? आयरन सल्फेट। अब जब आयरन सल्फेट बना तो इसका रंग नीले की बजाय कैसा हो गया? हरा हो गया, है ना। गिरगिट के जैसे इसने अपना रंग क्या किया? बदल लिया। जब नीले से हरा हो गया तो क्या हो गया? मैंने कहा रंग में परिवर्तन हो गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहली बात हो गई। दूसरे नंबर की बात, ताप में परिवर्तन। देखो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? किसी भी वस्तु का ताप बदल जाएगा। ताप बदलने का मतलब, एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। ठंडी में क्या होता है? ठंडी में हम लोग आग तापते हैं। अपने पास क्या है? कोयला। उसमें कौन मिला? ऑक्सीजन, यानी कि हमने आग लगाई। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आग से हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलने लग गई, यानी कि ताप क्या हो गया? बढ़ गया। पहले ताप कुछ नहीं था, कोयले के पास ऐसे बैठे रहो कुछ नहीं होगा, आग लगाने के बाद करो हाथ ऐसे, बहुत कुछ होगा, है ना। तो ताप में परिवर्तन हो गया। गैस का निकलना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या हो सकता है? अगले नंबर का काम, गैस निकल सकती है। गैस निकलने का मतलब क्या है? कि जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मिलते हैं तो ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि इसमें ऊपर का सिंबल बना सकते हैं, ऊपर गैस निकलती है ना। अब इसके बाद एक और है जिसको हमने क्या कहा? अवच्छेप का बनना। अवच्छेप की बात हमने करी थी, अभी करी थी ना। हाँ, वही अवच्छेप बनेगा। क्या? इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। एक दो फार्मूले में जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं उनके मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी ये धीरे धीरे याद हो जाएं। अब जब धीरे धीरे याद हो जाएंगे तो आप भी आराम से इसको कर लें। ये तो पोटेशियम क्लोराइड ही है, ये सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड का अवच्छेप बनता है, यानी कि ये नीचे बैठ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। और KNO3 मतलब सिल्वर की जगह पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको पहचानने के अपने पास 4 तरीके हो गए। पहला नंबर रंग बदलेगा, दूसरा नंबर ताप बदलेगा, तीसरा नंबर गैस निकलेगी, चौथा नंबर अवच्छेप बन सकता है। ये 4 काम हो सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, है ना। रासायनिक समीकरण हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, अभी हमने जस्ट देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। ये बात तो पता ही है अब आपको। अब इनमें पूरा लिख लेते हैं ना। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और H2O क्या है? लिक्विड है, यानी कि द्रव है। अब सोचो, एक बात सोचो कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे, जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ढांचा समीकरण। कौन सा समीकरण? ढांचा समीकरण। कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण। मतलब अभी ये पूरी तरीके से समीकरण नहीं बना। अब क्या करना पड़ेगा? हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा। संतुलित समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं कि वह समीकरण जिसमें, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान। जिसमें अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होती है, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी, उसको क्या बोला जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि मेरे बच्चे, सबसे पहली बात क्या हुई? H2 और O2 को हमने मिलाया, H2O बना। तो अभी देखो क्या है कि इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। तो ऑक्सीजन को भी 2 करने के लिए हमको यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? कलर अलग करते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2। अब जैसे ही हमने 2 लगाया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा? 2। अब देखो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर भी 2। ये बात हो जाएगी, है ना। तो
क्या करें, यानी कि ये वाले ढांचा समीकरण मैंने उसमें लिखा था, तो इसको मिटा ही देते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं भाई, इसके नीचे लिख लेते हैं। तो क्या हुआ कि H2 था और O2 था, इन दोनों को मिला करके क्या बना, H2O। हमने देखा इधर O2 है तो यहाँ पे कितना लगा दिया 2। अब हमने देखा H इधर 4 हो गए तो यहाँ पे भी कितना लगा दिया 2। अब देखो इसमें अभिकारक की तरफ भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब आपके जेहन में एक सवाल पैदा होगा कि आखिर में इसको संतुलित करने की जरूरत क्या है, बराबर क्यों करना है। तो ये सवाल आपके बोर्ड वालों को भी चमका और उन्होंने तो एक साल यही पूछ लिया कि आखिर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पास मैं हेडिंग डाल के लिख ही देता हूँ क्या, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसकी बात। ये सवाल आया हुआ है, पेपर पुराने साल का देखोगे तो मिल भी जाएगा कि इस पे इतना जोर मैंने क्यों दिया, है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, अगर आप इस बात को देखेंगे तो ये नियम ये कहता है, क्या कहता है कि आपने कक्षा 9वीं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कौन सा नियम चल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि जितना पदार्थ पहले हो उतना ही पदार्थ कब हो, बाद में भी हो। तो पहले जब हमने 2 ऑक्सीजन डाले थे, 2 हाइड्रोजन डाले थे, तो बाद में भी तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलने चाहिए। इसमें वैसा नहीं हो रहा, हाइड्रोजन हमने 2 डाले, ऑक्सीजन 2 डाले, हाइड्रोजन तो 2 मिले लेकिन ऑक्सीजन 1 ही मिला। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। तो ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो जितना पहले हो उतना ही बाद में भी होना चाहिए। इसलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत पड़ी। यानी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में जितने अणु हों, परमाणु हों, उतने ही अणु और परमाणु अभिक्रिया के बाद भी होने चाहिए। इसलिए हमने क्या कर लिया, संतुलित। अब समीकरण को संतुलित करने के कई सारे प्रश्न आते हैं जो मैं अभी सिखाऊंगा, बढ़िया अच्छी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। आप सेकंड के अंदर आराम से सीख जाएंगे, इसलिए आप सेकंड के अंदर आराम से सीख जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखना। उसके पहले इन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये बात हो गई। अब हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जिसके बारे में हम आगे आपको ट्रिक सिखाएंगे और ट्रिक से बड़े आराम से संतुलित करेंगे। ये देखिए मैंने बहुत सारे सवाल लाए हुए हैं जिनको हम लोग करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ने की बात करते हैं। अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है ये कई प्रकार की होगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन का मतलब ही होता है 2 चीज़ों को क्या करें, जोड़ दें। अब जब 2 चीज़ों को जोड़ेंगे तो एक नया उत्पाद बन जाए। मतलब 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक। अब क्रिया करने वालों को हमने क्या बोला था, अभिकारक। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, एक उत्पाद बनाएं तो उसको क्या बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान देना, मैंने कहा संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो क्या कि अपने पास हाइड्रोजन था, क्लोरीन था और ये दोनों मिले आपस में क्या बना दिए, HCl। यहाँ पे संतुलित कर लें, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो ये दोनों भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई तकलीफ नहीं हुई, सही। यानी कि इसका छोटा सा ट्रिक याद रखें क्या कि A और B मिलेंगे, एक नया उत्पाद क्या बना लेंगे, C को बना लेंगे। 2 मिले एक उत्पाद, ठीक है ना। अब घटन की बात करते हैं। अब घटन में क्या होगा, यानी कि संयोजन का मतलब हुआ था जोड़ना,
तो वियोजन का मतलब होगा तोड़ना। सेम वही कहानी आपकी वाली है, बैचअप फिर ब्रेकअप, है ना। इसमें क्या होगा, बैचअप और ब्रेकअप में अगर आप देखें तो ब्रेकअप में क्या होगा कि अब की बार क्या होगा कि एक अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा, यानी जस्ट उसका उल्टा हो गया है मामला। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है ना। तो जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का दूसरा नाम वियोजन भी है। क्या है, वियोजन भी है। अपघटन का दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको वियोजन भी कहते हैं। तो वियोजन कहें या फिर अपघटन कहें, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। अब ये देखो लिख दिया जाए, जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। इसको हमने क्या किया, तोड़ा, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Ca एक था, Ca एक इसमें भी है, कार्बन एक है, कार्बन एक यहाँ भी, ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2 मिला के कितने हो गए, 3, बराबर ये मामला। तो एक अभिकारक 2 उत्पाद कम से कम बनाए, उसको क्या बोला जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या है, तो विस्थापन का मतलब सिंपल सी बात याद रखें, कलर चेंज करते हैं, सिंपल सी बात याद रखें क्या, कि अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा तत्व होना चाहिए, ज्यादा क्रियाशील। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, किसको, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। उसके विलयन से क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। तो क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। मतलब जैसे एक तत्व है जिसकी रिएक्टिविटी कम है, दूसरा तत्व है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ना। जैसे योगी और नरेंद्र मोदी 2 लोग हैं। अब जैसे ही मोदी जी आते हैं, योगी अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, यानी कुर्सी से क्या हो गया, विस्थापन। सेम वही काम यहाँ पास भी हुआ, क्या कि अपने पास क्या है, कॉपर है CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसके साथ हमने किसको मिलाया, Fe को। जैसे ही हम Fe को मिलाएंगे, Fe ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेले रह जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, है ना। आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए इसने कॉपर को लात मार करके क्या किया, भगा दिया, और SO4 को खुद के साथ जोड़ लिया, यानी खुद FeSO4 बना लिया। ठीक बात है, इतनी बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान, क्या हो जाएगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। अब अगर आयनों का आदान प्रदान होगा, जैसे यहाँ पे जगह कम है तो मैं समझाने के लिए एक स्लाइड का उपयोग कर ले रहा हूँ। इसका यहाँ पे BaCl2 H2SO4 BaSO, हाँ ये लास्ट वाली अभिक्रिया को आप देखिएगा। कौन सी वाली को, चौथे नंबर पे आप फोकस करना शुरू करें, इस वाले को। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए अभी Ba और Cl दोनों साथ साथ हैं, H2 और SO4 दोनों साथ साथ हैं, लेकिन हुआ क्या, Ba किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, और H किसके साथ चला गया, Cl के साथ, है ना। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया, जो इसके साथ था वो इसके साथ हो गया, और जो उसके साथ था वो इसके साथ हो गया। समझ में आ गई ये बात। तो वहाँ पे इस बात को लिख भी लेते हैं, इस बात को लिख भी लेते हैं क्या, कि हमने जस्ट अभी देखा एग्जाम्पल के लिए कि BaSO4 है ना। चलो BaCl2 लिखा था, वही लिख देते हैं, BaCl2 है प्लस H2SO4 है। इन दोनों ने अपने आपस में अदला बदली का गेम खेला, क्या बन गया, BaSO4 प्लस HCl बन गया। मिलाना चाहे तो Ba एक ही है, SO4 देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ जाएगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक बात है।
अब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके लिए एक स्लाइड होनी चाहिए, है ना। देखते हैं है क्या कहीं पे संयोजन। अच्छा, संयोजन यहाँ पे दिया था, मैंने आपको बेकार में सब कुछ समझा दिया, सबकी पीपीटीज हैं अपने पास। चलो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं। रेडॉक्स से पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, ऑक्सीकरण को देखेंगे। सबकी जगह थी, मैंने एक ही जगह पे आपको कंबाइन करवा दिया है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या किसका जुड़ना है, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर दूसरे नंबर की बात हाइड्रोजन का निकलना। इसको भी डिब्बे में बंद करते हैं। तो दो में से एक कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी क्या हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, उसको क्या बोला जाएगा, कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे Cu प्लस O2 है, इसमें ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, CuO बन गया, ठीक है ना। अब अपचयन का मतलब यानी कि रिडक्शन, इसकी अंग्रेजी भी लिख लें तभी रिडॉक्स आपको समझ में आ जाएगा, है ना, रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब है, तो जस्ट उल्टा करना है मेरे भाई। क्या करें, हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना होना चाहिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, या फिर ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाएगा, जस्ट उल्टा कर दें बस, या फिर ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ये दोनों बातें हो गई। अब इन दोनों से ही हम किसको देख लेते हैं, रिडॉक्स को। रिडॉक्स का मतलब क्या है कि रिडॉक्स का मतलब दो बात, रिडक्शन हो गया, यानी कि यहाँ से ले लिया गया रेड, और ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से लिया गया ऑक्स, है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों अभिक्रिया कैसी हो, साथ साथ हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया, है ना। बस वही मामला लिख दो। देखो जो समझ में आ जाए, लैंग्वेज भी वही लिखें। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ में होती हैं, क्या क्या हुआ, जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, दोनों साथ साथ होती हैं, है ना। जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, वही वाला मामला हुआ। दोनों साथ साथ होते हैं तो क्या कहलाती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे मेरे बच्चे, रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि दोनों काम एक साथ हो रहे हों तो उनको बोला जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक बात हुई। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं अपने पास क्या है, Cu प्लस H2O है। अब इसमें अभिक्रिया हुई, क्या बन गया, CuO प्लस H2 बन गया। ध्यान देना, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। क्या देखो, Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, Cu के साथ आकर के ऑक्सीजन लग गया, Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन आकर के लग गया। जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, मतलब Cu का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। सिंपल सी बात हो गई। अभी जस्ट पीछे पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, तो यहाँ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। अब वही वाला काम हमने यहाँ पे किया कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और इसी अभिक्रिया में इस वाले को ध्यान दो, इस वाले को ध्यान दो कि H2 के पास पहले से ऑक्सीजन था, अब नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अपचयन। ये दोनों काम एक ही अभिक्रिया में हो गए, तो इस पूरी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि रिडॉक्स अभिक्रिया का कोई दूसरा उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में जरूर छापना है। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद एक जो अपने पास क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वो तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है, तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। पहला कौन सा, ऊष्मीय अपघटन। कौन सा, ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन का क्या मतलब है,
जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की हुई। ऊष्मीय अपघटन का मतलब है कि गर्म करने पर क्या होगा, पदार्थ टूटेगा। अरे अपघटन का मतलब क्या था कि अपघटन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या कहा था कि पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाएगा एक। तो गर्म करने पर क्या होगा, टूट जाएगा। अब गर्म करने पर टूटेगा मतलब उदाहरण जो पीछे लिखा था सेम वही वाला छापते हैं। क्या अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, गर्म, ये गर्म करने का निशान हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो गैस है तो इसमें ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं। समझ में आ गई बात। एक उत्पाद था, ये गर्म किया हमने, 2 भागों में टूट गया, तो क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया। सिंपल सी बात थी। फिर इसके बाद कौन सा आ गया, विद्युत अपघटन आ गया। कौन सा आ गया, विद्युत अपघटन। तो जैसे मान लो विद्युत अपघटन का मतलब क्या होगा कि कोई पदार्थ विद्युत प्रवाहित करने पर, इसमें मतलब हम लाइट लगाएंगे। जैसे यहां पे क्या किया था, गर्म किया था, यहां पे क्या करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे। विद्युत प्रवाहित करने पर टूटता है तो उसको क्या बोला जाएगा, विद्युतीय वियोजन या फिर विद्युत अपघटन। उदाहरण के लिए बहुत ही शानदार सा उदाहरण देंगे। अभी तक आपने पढ़ा पानी से क्या बनता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी। जस्ट उल्टी प्रोसेस होगी क्या, जब हम इसमें विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो H2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, अब की बार क्या कर रहे हैं हम, विद्युत को प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक की ग्लास लें, उसमें दोनों तार डालें, है ना, छोटी सी बैटरी लगाएं, आप देखेंगे धीरे 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 हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखाई देगी। तो यानी कि जब भी हम H2O का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि वियोजन करते हैं, तो H2 और O2 गैस निकलती है, ठीक है ना। अब एक लास्ट और है प्रकाशिक अपघटन, देख लेते हैं और क्या क्या बचा है, बहुत जल्दी ही खत्म होगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है ना। अब प्रकाशिक अपघटन अपने को देखना है। अब जब प्रकाशिक अपघटन को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हम प्रकाश डालेंगे, पदार्थ को 2 भागों में टूटना पड़ेगा, है ना। तो प्रकाश डालने पर क्या होगा, पदार्थ 2 भागों में टूट जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो 2 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 भागों में टूट जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक वियोजन। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास अभी जस्ट पीछे था क्या, सिल्वर क्लोराइड, इसमें क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। अब जब हम इसमें प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, लाइट के कारण, लाइट का सिंबल कुछ ऐसा भी होता है, ध्यान दिलवा दिए, है ना। तो ये बन जाएगा Ag+Cl2, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो ये था वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अपघटन का मतलब वियोजन भी याद रखना है मेरे बच्चे, साथ ही साथ यहीं पास लिख ही देता हूँ। अपघटन यानी कि क्या होगा, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होगा, टूटना। और देखते हैं कुछ बाकी है, 2 अभिक्रिया अभी और बाकी है, वो वाली भी देख लेते हैं। तो कोई स्लाइड खाली हो अपने पास तो देख लेते हैं, इसमें है, नहीं तो चलो मैं ये विस्थापन अभिक्रिया वाली स्लाइड ले लेता हूँ और इसमें हम लोग कर लेते हैं 2 अभिक्रियाएं। कौन कौन सी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। ये भी पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को लेते हैं, है ना। अगली अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का क्या मतलब है, तो अगर आप देखोगे तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे जब भी तुम सांस लेते हो तो क्या होता है, नाक से गरम गरम हवा आती है, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन लिखाई है ताकि आप आराम से याद रख पाओ। सबका रेफरेंस भी दिया है कि ऊष्मा छेपी में तुरंत नाक के नीचे आप लगाएंगे हाथ को,
पता चल जाएगा ये कौन सी अभिक्रिया है ना। तो उदाहरण के लिए एक बढ़िया उदाहरण दे देते हैं, कौन सा, कि कार्बन है और इसमें हमने आग लगाई तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ ही साथ क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। एक सवाल और आता है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया इसमें और है, वो कौन सी है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उधर लिखते हैं, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी तक क्षेपी की बात हो रही थी, अब किसकी बात होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो, यानी कि जिस अभिक्रिया को चलाने के लिए बिना ऊष्मा के वो अभिक्रिया चलेगी नहीं, यानी कि ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण। वो अभिक्रिया ऊष्मा लेती है तब होती है। कैसे, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझ जाओगे। क्या, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, क्या होता है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी बिना ऊष्मा दिए ये अभिक्रिया होगी ही नहीं होगी। जैसे पुराना वाला एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब अगर ऊष्मा देनी पड़ेगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बस चैप्टर लगभग समाप्ति के कगार की ओर है ना, चैप्टर लगभग समाप्ति के कगार की ओर है। जो स्लाइडें एक्स्ट्रा हैं उनको निपटा लिया हमने। अब दो बातें और है, संचारण और विकृत गंधिता, इनको सबसे लास्ट में रखते हैं। इसके पहले हम लोग अब संतुलित करना सीखते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करना सीखते हैं। ट्रिक जो मैंने आपको बताने के लिए कही थी उसको बताते हैं। देखिए, अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है, बहुत ही जरूरी पार्ट है वीडियो का, एकदम शानदार, 4 नंबर कम से कम क्लियर होंगे यहाँ से। संतुलित करने के लिए पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ जाए तो इन 4 चीज़ों को देखें। पहला नंबर हमको किसको देखना है, धातु को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद अधातु को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर सबसे लास्ट नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो जाएं। जैसे ये अपने पास एक इक्वेशन दी गई है ना, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते समय देखो करना क्या है, कई बार आपसे भी चूक होती है, तो उसके लिए क्या करें कि पहले वाले में हमने कोष्टक लगा दिया कि इन ब्रैकेट के अंदर कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। जो भी हम करेंगे ब्रैकेट के बाहर ही कर पाएंगे, अंदर नहीं कर पाएंगे। ये पहली बात हो गई। पहले वाले में इतना समय लग रहा है, अभी इसके बाद आप धड़ाधड़ करोगे। अब अगर हम देखें तो क्या होगा कि सोडियम इधर की तरफ 1 है, ये धातु है, सोडियम इधर की तरफ 2 है, ये भी धातु है। तो क्या करें, चुपके से इस ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दें क्या, बिल्कुल लगा दें। अब देखो सोडियम इधर भी 2 हो गया, सोडियम इधर भी 2 हो गया। अब दूसरी धातु कोई है नहीं, अब किसके पास जाएंगे, अधातु के पास। अब जब अधातु के पास जाएंगे तो अधातु के पास हमने देखा, क्या देखा कि सल्फर इधर 1 है और सल्फर इधर भी 1 ही है, तो इसका तो मामला पहले से बराबर है। फिर किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ऑक्सीजन इधर देखो कितने हैं, ये 2 हो गए, 1 था यहाँ 2 से गुणा हुआ 2 हो गए, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, तो 4 यहाँ पे भी है और 1 5 ही है, 6 होने चाहिए थे, 4 2 6, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। आप देखो ऑक्सीजन इधर 2 और 4 मिला के कितने हुए, 6, ऑक्सीजन इधर 4 और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो कितना हो गया, 2 मिला के 6। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर की तरफ देखो कितने हैं मेरे बच्चे, 2 और 2 4, हाइड्रोजन इधर भी 2 दूनी कितने हो गए, 4, बैलेंस हो गया आराम से। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं करना है, सब कुछ क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर करना। एक बार मिलाएं तो दूसरा जरूर देखें। छोटा सा सवाल है, जस्ट नीचे वाला एकदम छोटा है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, बताओ ऑक्सीजन इधर कितना, 1, तो कितना लगा दे, 2। फिर से चेक करें, चेक जरूर करना। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 2 हो गया, इसीलिए कहा था ना कि चेक जरूर करना। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 इधर है। अब मैग्नीशियम जब 2 हो गया तो इधर भी कितना लगाए, 2, फिर से चेक जरूर करना। क्या हुआ, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। बहुत ही शानदार। इस वाले को देखें, है ना, फिर से
किसको देखना है सबसे पहले? धातु को। धातु इसमें क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम इधर कितना है? एक ही है। कैल्शियम इधर भी कितना है मेरे बच्चे? एक ही है ना। NO3 अगर इधर की तरफ देखें तो NO3 पूरा है एक, यहाँ पे NO3 कितनी बार है? 2 बार है। क्या हो गया? NO3 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। या फिर नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर एक ही था तो कितना लगा दिया? 2। अब फिर से शुरू करेंगे, चेंज करो तो शुरू से शुरू करो। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 है ना। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन कितना है? 2 तिहाई 6 और 2 8। ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, एक साथ यहाँ पे कितना लगा दे? 2। कितना हो गया? 8। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे भी है, मतलब 4। यहाँ पे भी 2 दूनी कितना हो गया? 4 है ना। इस वाले को, लास्ट वाले को देखो, सब में वही काम करना। धातु को देखो, बेरियम। बेरियम धातु है 1 1 है ना। इसके बाद हमने देखा सल्फर को, सल्फर इधर भी 1 इधर भी 1। ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर भी 4। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर की तरफ 1 ही था, 2 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन इधर भी कितना हो गया? 2। बैलेंस कर लेंगे, शानदार है ना। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करना, इतना ही काम करते रहना। अब इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे, संक्षारण और विकृत गंधिता। इसके बाद 3 सवाल ऐसे हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो करना क्या है मेरे बच्चे? संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या? जिसको आप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं जंग लगना, है ना। ये सामान्य भाषा में आप इसको याद रखते हैं। अब संक्षारण का मतलब क्या है कि जब भी क्या होगा, जब भी कोई पदार्थ, है ना, नमी या वायु के संपर्क में आती है, क्या होगा? नमी या वायु के संपर्क में आती है तो क्या होता है? उस पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तो उस पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। कौन सी परत हो गई? पतली परत चढ़ गई, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब धातु का क्षरण। उदाहरण याद रखना, उदाहरण याद रखना। जैसे क्या हुआ कि लोहे में जंग का लगना। अब मुझे बताओ, लोहे के ऊपर क्या हो गई? पतली परत चढ़ गई, किसकी? ऑक्सीजन की, जिसको आप क्या बोलते हैं? कि जंग लग गया, है ना। ये क्या हो गया? संक्षारण। दूसरे नंबर की बात, चांदी होती है आपके यहाँ, माताएं बहनें बहुत सारी पहनती है ना। तो उसमें उसका कलर जो है वो काला हो जाता है। वो भी किसके कारण है? तो वो भी संक्षारण के कारण ही होता है। यानी कि चांदी पर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण का। तीसरा नंबर, आपके घर में तांबे के कुछ बर्तन होंगे, लोटे होंगे, जिनसे भगवान शिव को जल आप अर्पित करते हैं, तो उस पर भूरी परत चढ़ जाती है। ये भी किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। तो जब भी कोई धातु किसके संपर्क में आती है? वायु या नमी के संपर्क में आती है, तो उस पर एक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। इसके आगे आप इतना जोड़ देंगे, है ना। लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक और फिर सवाल, विकृत गंधिता क्या है ना। तो विकृत गंधिता को ध्यान से देखो। आप कई बार मार्केट के अंदर चिप्स लेने गए हैं, आपने देखा है उसमें कोई गैस भरी होती है। वो पैकेट कोई नहीं लेता जिसमें गैस ना हो। रीजन क्या है? यहां से पता चलेगा। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या है कि तेल या वसा युक्त पदार्थ जब तेल या वसायुक्त पदार्थ जब वायु, इसकी जगह पे हम ऑक्सीजन का भी उपयोग कर लेते हैं, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में आएंगे? वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? तो उनका स्वाद बदल जाता है। स्वाद, और क्या? स्वाद भी बदलता है और गंध भी बदलती है, महक अलग हो जाती है, स्वाद गंध बदल जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है?
विकृत गंधिता कहते हैं, रैंसिडिटी, अंग्रेजी में बोलें तो रैंसिडिटी कहा जाएगा। अब सोचो, इसीलिए क्या हुआ कि आपके चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस ना प्रवेश कर पाए, वायु ना प्रवेश कर पाए, उसकी जगह पे दूसरी गैस भर दी जाती है ना। जैसे आपके चिप्स का जो पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसका क्या ना हो, ऑक्सीकरण ना हो, है ना, उसका स्वाद और गंध ना बदले, ज़्यादा दिन तक वो प्रिजर्व रह पाए और आपको बेवकूफ़ बना के कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेच पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विकृत गंधिता। अब ध्यान से देखना, कुछ सवाल हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आपके पेपर में आते ही आते हैं। ये कर लिया, पूरा चैप्टर मक्खन हो चुका है। अब आपका, आप सवाल का जवाब खुद दोगे। ये वाला सवाल हम कर ही चुके हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो वही वाला सवाल मुझे लगता है कॉपी हो गया है। क्या हुआ है, ये वही वाला सवाल कॉपी हो गया है। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का एक संकेत लिखिए, चाहे रंग परिवर्तन, चाहे गैस निकलना, चाहे ताप परिवर्तन। ये सवाल मैंने आपको बहुत बढ़िया से करवा ही दिया है। कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए, सबका लिखा है, रंग बदलने का एग्जाम्पल लिखा है, ताप बदलने का, गैस निकलने का, अवक्षेप के बनने का। ये सब सवाल आए हुए हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और यकीन मानो आप इनको एक एक सेकंड के अंदर उड़ा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। अगला नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या मेरे बच्चे ये कोई कठिन काम है? इसको तो किया ही है। क्या H2 और Cl2 मिले, हमने देखा हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, पहले क्लोरीन को देखेंगे, ये 2 है तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 2। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया है। अब इसके बाद इसको देखो, Fe प्लस H2O है, तो सोचो Fe इधर की तरफ 1 है, इधर की तरफ 3 है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जा रहा है ना मामला। यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 3। अब Fe इधर 3, Fe इधर 3, ऑक्सीजन देखो इधर 4 है, कितना है 4, तो यहाँ पे कितना लगाएं 4। अब ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी कितना हो गया 4। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ कितना लगा दें 4 दूना कितना हो गया 8। बड़े आराम से संतुलित होगा, बहुत ही धड़ाधड़ आप सवाल कर पाएंगे। निम्नलिखित में अभिक्रिया का प्रकार बताइए, बहुत ही शानदार सा सवाल है। क्या जिंक है और कॉपर सल्फेट है, क्या बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। सोचो सोचो जरा सोचो, है ना, तुम्हारी वाली किसी और के साथ चली गई, मतलब तुम्हारी नहीं, किसकी, कॉपर के साथ सल्फेट था, वो जिंक के साथ चला गया सल्फेट, है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बताया था कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। पूरी डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी। यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, दोनों मिलाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद, 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद, 2 लोग एक हुए, मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, संयोजन हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। कोई तकलीफ हुई क्या, सोचो। पढ़ने के बाद चीजें बिल्कुल मक्खन है, तुम्हारा कोई सा भी सवाल हो बड़े आराम के साथ होगा, है ना, बड़े आराम के साथ होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा लिखिए, इन्होंने लिख भी दिया है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण, चलो ये मैग्नीशियम है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक बात है। अगला, संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो धातु का वातावरण के प्रभाव से खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। रंजकता, जिसको हमने क्या बोला है, विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एकदम सिंपल सी बातें। अब गठन अभिक्रिया क्या है, यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। प्रकार लिखिए, ऊष्मीय, विद्युत और प्रकाशिक। इन तीनों के उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में छापने हैं, पीछे करवाए जा चुके हैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। उदाहरण के लिए हमने किया था कि कॉपर और जल को हमने जोड़ा, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना।
तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और जल का क्या हो गया, अपचयन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हो गई बात। अब अगर आपको यहाँ तक में वीडियो उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है। आप इतना काम करेंगे, ये जो वीडियो की पीडीएफ है वो आप तक पहुंचाई जाएगी ग्रुप के माध्यम से, ये पूरी पीडीएफ मिलेगी। और इसके बाद मैं आपको 2 पेज, पूरा चैप्टर 2 पेज में देने वाला हूं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे और सवाल। इसके बाहर से कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर में बहुत ही मदद मिली होगी। तो अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में नहीं लाना भूलना है, अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना भूलना है कि साइंस में आप कितने नंबर लेकर के आना चाहते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।